नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यस केमिस्ट्री पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट दिख सकते हैं। तो समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो कह रहा है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम, में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम। मैं आपको बता दूं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो टाइम के साथ साथ उसके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता चला जाता है, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता चला जाता है, जिस वजह से किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अभी जस्ट बताया कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जैसे कम होगा वैसे रिएक्शन का रेट भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर को आप अगर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन कोई सा भी हो उसका रेट हमेशा इंक्रीज होगा। और अगला ऑप्शन है कैटलिस्ट। आपको पता है कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। किसी भी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं A+2B से बन रहा है C+D। यहां पर A और B हमारा रिएक्टेंट है, C और D हमारा प्रोडक्ट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोल रहा हूं मैं? इधर देखिए, इस रिएक्शन का जो दो रिएक्टेंट है A और B, इसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लीजिए, इसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लीजिए और दोनों पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर चढ़ा दीजिए। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। तो बी पे पावर चढ़ जाएगा 2 और ए पे पावर चढ़ जाएगा 1। तो लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है। अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके अकॉर्डिंग रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट है? मैं चारों ऑप्शंस पढ़ता हूं आपके लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पहला ऑप्शन कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आपने इस चैप्टर में ये चीज पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलरिटी जो है किसी भी रिएक्शन का, वो जो रिएक्टेंट है उन्हीं के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम होता है। तो पहला ऑप्शन वही कह रहा है, मुझे हिसाब से पहला ऑप्शन ही सही दे रखा है। बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं। ऑल कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। देखिए, इस चैप्टर में जब हम मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि रिएक्शन के दौरान कितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। जितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ये जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स का कोलिजन है, तो हर टाइप का कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। कुछ इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट बनाते हैं, नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि हर टाइप के कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट बनाएंगे, जो कि गलत है। नेक्स्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल चेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग कोलिजन। नहीं, प्रोडक्ट बनाने के दौरान जो कोलिजन होता है उस कोलिजन में जो रिएक्टेंट है उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है तो फिर जो हमारा कोलिजन है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, और इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट आर नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन होता है K बराबर A इंटू E की पावर माइनस EA बाई RT।
दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आर्हेनियस इक्वेशन को आप जरूर पढ़ के जाएं। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि रेट कांस्टेंट आर नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, जबकि आर्हेनियस इक्वेशन में जो k है ये रेट कांस्टेंट ही है। तो आर्हेनियस इक्वेशन से हम लोग रेट कांस्टेंट पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। चलिए, किसी भी रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन होता है, रेट इक्वेशन होता है R बराबर K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, यानी A इंटू बी। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं एक रिएक्शन को कंसिडर करता हूं XA प्लस YB से बन रहा है प्रोडक्ट। अगर ये फास्ट रिएक्शन है, यानी ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इफ दिस रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम के बराबर होता है। लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो वैसे केस में रिएक्शन का ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम के बराबर नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं तो रेट लॉ इक्वेशन फास्ट रिएक्शन के लिए, फास्ट रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ इक्वेशन होता है उसमें A का पावर जो होगा वो A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही होगा, यानी x ही होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर y ही होगा। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ फास्ट रिएक्शन की, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन की। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर मान लीजिए ये रिएक्शन मेरा एक फास्ट रिएक्शन नहीं होके, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता, तब हम रेट इक्वेशन में ऐसा नहीं लिखते, यानी R बराबर K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर x और B का पावर y नहीं होता, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मतलब हम श्योर नहीं है, हम ये चीज श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि अगर मान लीजिए हमारा जो भी रिएक्शन गिवन है वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का जो पावर होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और किसी भी रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट का जो भी पावर है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसका जब हम सम करते हैं यानी x प्लस वाई, यही कहलाता है उस रिएक्शन का ऑर्डर। और रिएक्शन का जो ऑर्डर है ये याद रखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ये बात आपको रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में इतना बात पता होना ही चाहिए। अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये ऑप्शन सही है ना, कि हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये भी सही है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। अभी मैं जस्ट बताया कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा होल नंबर होगा? होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 1 2। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ 0 1 2 3 4 यही सब हो सकता है? जी नहीं। अभी जस्ट आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इनकरेक्ट पूछ रहा, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। ऑर्डर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऑर्डर पे असर पड़ता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का? बिल्कुल पड़ता है। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर को हम लोग एक्सपेरिमेंट से भी पता कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ये भी ऑप्शन सही है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ये चीज। अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपसे 2 नंबर में पूछ लिया व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, तो आपको लिखना है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे। द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच कोलाइड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलरिटी। और मॉलिक्यूलरिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन का निगेटिव नहीं हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन हो सकता है।
तो पहला ऑप्शन कह रहा है इट मे बी होल नंबर और फ्रैक्शन, तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल या निगेटिव नहीं हो सकता है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं सर? भाई एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं फास्ट रिएक्शन को। फास्ट रिएक्शन को, फास्ट रिएक्शन किसको कहते हैं सर? वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाए। ऐसे केस में रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो बराबर होता है मॉलिक्यूलरिटी के। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक और बात बता देता हूं कि ऐसे केस में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर तो होगा ही, और ऐसे केस में ऑर्डर जो होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम के भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमसे इनकरेक्ट पूछा है ना, और ऑप्शन नंबर ए ही इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म, ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म से कैलकुलेट करते हैं, सही है। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन टेक्स पार्ट इन सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन। अभी आपको जस्ट बताया था कि मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या कितने रिएक्टेंट के एटम्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी टकराते हैं रिएक्शन के टाइम, कोलाइड करते हैं। इट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, जस्ट बताया अभी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, रेट केमिकल रेट लॉ एक्सप्रेस दे रखा है दिस, ठीक है, ऑर्डर पूछ रहा, आसान है। ऑर्डर पूछे और आपको ऐसे अगर रेट लॉ इक्वेशन दे रखे तो कुछ नहीं करिए, यहां पर जो भी रिएक्टेंट दे रखा है उसके पावर को बस ऐड कर दीजिए, ए का पावर 2 और बी का पावर 1, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आंसर 3, थर्ड ऑर्डर। अगला सवाल है, इन ए रिएक्शन दिस कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा है इतना से इतना, इतना से इतना, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। 10 मिनट में रेट पूछ रहा है रिएक्शन का। जब चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर के शुरुआत में ही रेट निकालना हम लोग सीख लेते हैं। रेट निकालना सीखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी। तो रिएक्शन का रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रिएक्शन के रेट निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। यहां पर रिएक्टेंट है हमारा x, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x बाय डेल्टा टी लेंगे नीचे, चेंज इन टाइम। और क्योंकि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब जब रेट निकालते हैं तो बाहर माइनस का साइन भी लेते हैं, तो बाहर ले लेंगे माइनस का साइन। ठीक है, चलिए कंसंट्रेशन में कितने का चेंज आ रहा है? कंसंट्रेशन में चेंज कितने का आ रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल करिए, 0.38 माइनस 0.50 करिए और अपॉन चेंज इन टाइम। देखिए 10 मिनट लगा है, ये टाइम इंटरवल ही दे रखा है, तो एक्चुअली में डेल्टा टी ही दे रखा है 10 मिनट, लेकिन अपने को निकालना है सेकंड में, तो इस 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। ठीक है, तो बाहर माइनस और अंदर हो जाएगा माइनस 0.12 अपॉन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 6 क्यों लिख दिया ना, तो नीचे हो गया 600, नीचे हो गया 600, ये माइनस माइनस ऊपर हो जाएगा प्लस, तो आया हमारे पास क्या 0.12 अपॉन 600, पॉइंट उड़ेगा नीचे 2 0 आ जाएगा, 6 2 जा 12, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में दिख सकता है, ध्यान रखिए, डेटा चेंज करके आपको दिख सकता है, ये सवाल बिल्कुल दिख सकता है, और बेहद आसान भी सवाल है, इसलिए बिल्कुल तैयार रहिएगा ऐसे सवाल के लिए। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर। देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के रेट का यूनिट क्या होता है? रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये तो किसी भी रिएक्शन के रेट का यूनिट होता है, लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का जब हम यूनिट निकालते हैं तो उसका एक जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है, यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। हमसे पूछ रहा है कि कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का जो यूनिट होगा रेट का जो यूनिट होगा वो रेट कांस्टेंट के यूनिट के बराबर होगा। तो इसके जैसा दिखने के लिए n की जगह पे क्या पुट करूं? यहां पे n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मुझे पता है कि ये बात आपको ऑलरेडी पता होगा, तो 1 माइनस n, यहां पे n की जगह पे ऑर्डर पुट करना है,
तो n की जगह पे क्या पुट करें, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो n की जगह पे पुट कर देंगे सर 0, तो n बराबर अगर 0 पुट कर दीजिएगा तो ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो रेट के यूनिट के बराबर हो जाएगा। आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट भी याद हो सकता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आप सभी से मैं कहता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, n की जगह पे जैसे ही आप 1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, 1 - 1 0, समथिंग का पावर 0 1 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ सेकेंड इनवर्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है फॉर अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसका मोलिकुलरिटी 1 होता है, यानी रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट जो हमारे पास सिर्फ एक ही है, रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट का संख्या है वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू 1। ठीक है, अगर रिएक्टेंट एक है तो मोलिकुलरिटी 1 होगा और स्लोएस्ट स्टेप है तो ऑर्डर भी सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बताता हूं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसका रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक होगा, यानी एक रिएक्टेंट होगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो मोलिकुलरिटी तो इसका एक ही होगा, लेकिन क्योंकि यहां पर स्लोएस्ट स्टेप का भी जिक्र कर दिया है तो ऑर्डर भी इस रिएक्शन का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0, ना, इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप मोलिकुलरिटी पढ़ते हो तभी मोलिकुलरिटी के जस्ट बाद पढ़ते हैं कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस का मोलिकुलरिटी 1 के बराबर होता है। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल भी नहीं। मोर देन 1 रिएक्टिंग स्पीशीज आर इन्वॉल्वड इन 1 स्टेप, बिल्कुल नहीं। यहां पर स्लोएस्ट स्टेप यहां पे खुद बात कर रहा है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का, और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में मोर देन 1 रिएक्टिंग स्पीशीज का जिक्र भी नहीं हो सकता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। रेट ऑफ विच रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, याद रखिए रिएक्शन कोई सा भी हो उसका रेट जो होगा ना वो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि जब हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कोलाइड करते हैं उनका संख्या बढ़ता है, ज्यादा पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। अगला सवाल, ऑर्डर ऑफ रेट इक्वेशन दिस, ठीक है, ये आसान सवाल है। रेट इक्वेशन हमारे पास दे रखा है, ऑर्डर पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, रिएक्टेंट का जो भी पावर है उसको ऐड कर दीजिए, x + y आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस। देखिए सवाल खुद मेंशन कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका जो भी रेट होगा उसमें पावर का सम करिएगा तो 0 के बराबर होना चाहिए, 0 + 0 0, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यहां पे 1, इधर भी 1, नन ऑफ दीज होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल कह रहा है इफ द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन दिस इज दिस। फिर से सेम सवाल, यहां पर ऑर्डर पूछ रहा है। यह सवाल मैं इसीलिए डाला हूं ताकि आपको याद रहे कि रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आ सकता है। ठीक है, यहां पर अगर हम कर दें 1/2 + 3/2, कुछ नहीं करना है, बस जो पावर है रिएक्टेंट का उसको ऐड कर देना है। 1/2 + 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2, यानी आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो पावर अगर फ्रैक्शन में दिखे तो भी सेम काम करना है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिस। याद रखिए जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं उसके बाद ये बात पढ़ते हैं कि फोटोकेमिकल जितने भी रिएक्शंस होते हैं, यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट दिख जाए आपको, तो समझ जाइएगा उस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा जिसमें सनलाइट दिख जाएगा वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक और बात पढ़ते हैं कि वैसा रिएक्शन जो सरफेस कैटलाइज्ड मेटल रिएक्शन होता है, या मेटल के सरफेस पे कोई रिएक्शन होता है, मेटल को कैटलिस्ट के तौर पे ले जाके किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, तो वो रिएक्शन भी हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये दो बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, इस रिएक्शन में रेट इक्वेशन 2 टाइम्स, एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। द रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स, द रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे इंक्रीजेस कर लीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स
ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 4 टाइम्स, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया गया तो रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो गया। हमसे ऑर्डर पूछ रहा है, चलिए बात करते हैं। मान लेते हैं रिएक्शन का रेट है R बराबर K और रिएक्टेंट तो एक ही है, दैट इज A, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A। और मान लेते हैं रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है, हम मान लेते हैं कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो है N। अब सवाल क्या कह रहा है, देखिए इस टाइप का सवाल भी आपको दिख सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए इस सवाल को। अब सवाल कह रहा है कि जब रिएक्शन का रेट डबल कर दिया गया 2 टाइम्स, ठीक है, तो रिएक्शन के रेट को मैं 2 टाइम्स कर देता हूं, 2R इक्वल्स टू, तो बोला जा रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो गया, कर देते हैं। रिएक्टेंट यानी A की बात कर रही है, तो A का कंसंट्रेशन हो जाएगा 4A का पावर N। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस दोनों इक्वेशन को, अगर एक इक्वेशन को दूसरे से हम डिवाइड मार दें तो R से R कट जाएगा, K कांस्टेंट, K से K कट गया, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इक्वल्स कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N अपॉन, देखिए एक नियम आपने पढ़ा होगा, नियम ये कि A इंटू B का पावर N को हम लिख सकते हैं A का पावर N इंटू B का पावर N, बस वो चीज यहां लगा रहा हूं। इसको मैं 4 का पावर N इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर N लिख सकता हूं, 4 का पावर N इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर N, A का पावर N कट गया, तो 1/2 बराबर 1/4 का पावर N। अब बस कंपेयर कर दीजिए, 4 का पावर N बराबर 2, 4 का पावर N बराबर 2, तो N का क्या वैल्यू हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा 1/2। अरे N का पावर 1/2 होगा, पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, 4 पे रूट चढ़ेगा तभी तो वो 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, N बराबर 1/2, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चले अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, अगर किसी बच्चे को ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 के पावर N को लिख सकते हो 2 का पावर 2 और फिर इसका पावर N और बराबर कर दो 2 के। अब इसको कंपेयर कर दोगे तो यहां पर 2 का पावर 2n है और यहां पे 2 का पावर n है और इक्वल है तो पावर भी सेम होगा, यानी 2n बराबर 1, तो n बराबर 1/2, ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी मेथड से कर लो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले सवाल पर चलते हैं। फॉर द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस रेट, इनमें से कौन रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। चलिए रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो माइनस लगाते हैं। मैं सबके रिस्पेक्ट में लिख के दिखाता हूं, ए के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस dA/dt रिएक्शन का रेट, और क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इक्वल्स टू माइनस dB/dt इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में माइनस नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा dC/dt, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल्स टू dD/dt। तो मैच कर लेते हैं, इनमें से कौन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। देखिए रिएक्शन का रेट लिखना आपको 100% आना चाहिए। रिएक्शन का रेट हम लोग किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम कर दीजिए, रिएक्शन का रेट आ जाएगा। तो मैच कर लेते हैं ना, कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर dB/-dB/dt तो है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, dD/dt सही है, -dC/dt। देखिए ऐसे बिना लिखे भी पता कर सकते थे, क्योंकि C प्रोडक्ट के साइड में है तो C पर निगेटिव नहीं हो सकता है, यहां C वाले केस में निगेटिव दे रखा है तो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला सवाल, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन। यार ये बात मैं पहले ही बता दिया कि किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करिएगा मेटल के सरफेस पर तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, देखिए T हाफ, याद रखिएगा हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है C0/2K, जहां पर C0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, और इस वाले सवाल में शायद इनिशियल कंसंट्रेशन को R0 माना है, ठीक है। तो T हाफ और C0 में क्या रिश्ता है, दोस्ती वाला रिश्ता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आपको और बताता हूं, आप T हाफ का जनरल इक्वेशन याद कर लीजिएगा, यानी हाफ लाइफ का जनरल इक्वेशन याद अगर आप कर लेते हैं
तो किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। क्या होता है जनरल इक्वेशन, 2 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू के सी नॉट का पावर n माइनस वन, सी नॉट का पावर भी n माइनस वन, सी नॉट का पावर n माइनस वन। ये जनरल इक्वेशन होता है हाफ लाइफ का। इसमें जिस भी रिएक्शन का ऑर्डर दे बस n की जगह पे रिएक्शन का ऑर्डर पुट कर दीजिए, हाफ लाइफ निकल जाएगा। चलिए हाँ, लेकिन ये इस वाले ये जो जनरल इक्वेशन है इसका एक एक्सेप्शन भी है, ये सिर्फ आप सेकेंड ऑर्डर के बाद ही अप्लाई करिएगा, सेकेंड ऑर्डर तक ये नहीं लगता। सेकेंड ऑर्डर का तो हाफ लाइफ याद रखना आसान है, ln2 अपॉन k होता है। चलिए, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है? अभी इससे पहले एक सवाल आया था, उसमें मैं साबित करके दिखाया था आपको कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका यूनिट आया था सेकेंड इनवर्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए टाइम इनवर्स। चलिए अगला सवाल वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ ये भी अभी बताया था, इसका वैल्यू होता है ln2 बाई के। ln इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो ln2 को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू log 2 अपॉन के। 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू क्या होता है? log 2 का वैल्यू होता है सर 0.30, पुट कर दीजिए अपॉन के, मैच कर लेते हैं ऑप्शन से। 2.303 को अगर 0.30 से इंटू करेंगे तो इतना आ सकता है 0.693 अपॉन के आंसर। अगला सवाल, विच रिप्रेजेंट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, विच रिप्रेजेंट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बढ़िया सवाल है, ग्राफ से रिलेटेड है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन क्या होता है? सी नॉट माइनस सी एफ बराबर के टी, सी नॉट माइनस सी एफ बराबर के टी। ये होता है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रल रेट लॉ रिएक्शन कह रहा हूं मैं, इक्वेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन होता है सी नॉट माइनस सी एफ बराबर के टी। अब इससे ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है ए का, और कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हो रहा है मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बदल जाता है, कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ चेंज होता है। तो यानी ये ग्राफ है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टी टाइम का। तो इसको अरेंज करते हैं, पहले मैं लिख सकता हूं सी एफ बराबर सी नॉट माइनस के टी लिख सकते हैं। यार ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहां पर x तो हमारा t हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पर टाइम को दिखाया जा रहा है, और कंसंट्रेशन CF हो जाएगा y, तो स्लोप जो होगा वो माइनस के बराबर आ रहा है, m बराबर माइनस के। और जिस ग्राफ का स्लोप निगेटिव होगा, इसमें से मुझे एक ही ग्राफ दिख रहा है जिसका स्लोप निगेटिव है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पर। इसको पहले देखिए, ग्राफ पूछ रहा है तो कुछ नहीं करिए, ग्राफ किससे बनता है? ग्राफ बनता है इक्वेशन से। तो अगर आप इक्वेशन समझ पा रहे हैं और अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या डेटा दे रखा है ये पता है, तो आसानी से आप ग्राफ इसका ड्रॉ कर पाइएगा। अगला सवाल, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस। ठीक है, रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट दे रखा है, हमसे ऑर्डर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अभी हमने पहले भी ये चीज सॉल्व किया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगला सवाल, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए, मैंने आपको हाफ लाइफ का एक जनरल फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? 2 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू के सी नॉट का पावर n माइनस वन। हमें कह रहा है कि हाफ लाइफ एक रिएक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, ठीक है, तो हाफ लाइफ जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी n माइनस वन यहां पर दे रखा है 3 के बराबर। ठीक है, n माइनस वन बराबर 3 दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर। बढ़िया सवाल था। जनरल इक्वेशन अगर आपको पता रहेगा हाफ लाइफ का, तब आप इस सवाल को और आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल रिएक्शन का किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है? एक्टिवेशन एनर्जी इसी पे डिपेंड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट।
इज एक्टिवेशन एनर्जी, और कैटलिस्ट का काम होता है इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, ध्यान रखिएगा। चलिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट, अभी जस्ट बता दिया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसका जरूरत होता है कि हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अगला सवाल, द टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पहले बता देता हूं। देखिए, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं या 10 केल्विन से बढ़ाते हैं, तो उस रिएक्शन का जो रेट होता है, उस रिएक्शन का रेट जो या तो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, बस उसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैं बताता हूं, मान लीजिए मैं किसी रिएक्शन का रेट निकालता हूं T टेम्परेचर पर, और उसी रिएक्शन का रेट निकालता हूं T टेम्परेचर पे नहीं, 10 ज्यादा ऊपर ही रखते हैं ना, तो T+10 डिग्री सेल्सियस पर मैं किसी रिएक्शन का रेट निकालता हूं, और उसी रिएक्शन का रेट निकालता हूं फिर T डिग्री टेम्परेचर पर, T डिग्री सेल्सियस पर, यानी मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो ऐसे केस में जो रिएक्शन का रेट होता है या तो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, इसी को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक फैक्ट बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच, अभी जस्ट बताया, देखिए कैटलिस्ट किसी भी सब्सटेंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के समय को घटा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं। चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज भी नहीं करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, चेंज भी नहीं करेगा। शॉर्टेन्स द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, हाँ सही है ये ऑप्शन नंबर सी। इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के समय को कम कर देता है। कैसे कम करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। आर्हेनियस इक्वेशन इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, आर्हेनियस इक्वेशन का इंटरसेप्ट पूछ रहा है, आर्हेनियस इक्वेशन लिखना पड़ेगा। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, आर्हेनियस इक्वेशन इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, आर्हेनियस इक्वेशन इंटरसेप्ट क्या कहता है, इसके लिए हमें आर्हेनियस इक्वेशन लिखना पड़ेगा। आर्हेनियस इक्वेशन होता है K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। इंटरसेप्ट लिखने के लिए हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, और यहां पर ln है तो ln ले लेते हैं दोनों साइड। ये हो जाएगा ln K इक्वल्स ln A इंटू ई टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। यहां पर एक रूल लगा सकते हैं, ln A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT है, इसको लिख सकते हैं ln A प्लस ln ई टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। चलिए नेक्स्ट, इसको लिख सकते हैं ln A प्लस, आपको पता है कि लॉग में समथिंग का पावर समथिंग होता है, तो पावर को हम पीछे ला सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस EA अपॉन RT को, माइनस EA अपॉन RT को, क्योंकि माइनस EA अपॉन RT पावर में है, तो माइनस EA अपॉन RT को पहले ले आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस EA अपॉन RT इंटू ln E। ln E का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, इसको 1 लिख देंगे, तो ओवरऑल हमारा इक्वेशन बन जाएगा ln K इक्वल्स ln A माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। इंटरसेप्ट पूछ रहा है, तो अगर इसको मैं लिखूं y बराबर mx प्लस c के टर्म में, ठीक है, तो इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा अगर y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखें तो m का वैल्यू यहां से आ जाएगा माइनस e अपॉन r, ठीक है, माइनस e अपॉन r। तो हमारा आंसर, लेकिन इस सवाल में हमसे इंटरसेप्ट पूछ रहा है ना, तो इंटरसेप्ट c को कहते हैं, और c यहां पर है ln A, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी विच इज ln A। इंटरसेप्ट पूछ रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जो सच में फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होता है लेकिन बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर के जैसा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है हमारे पास, एक रिएक्टेंट को हम एक्सेस में ले लेते हैं, जैसे बी को अगर एक्सेस में ले लेंगे ना, तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है लेकिन फिर भी बिहेव करेगा फर्स्ट ऑर्डर के जैसा, क्योंकि बी एक्सेस में है। बी अगर खर्च भी हो जाएगा तो रिएक्शन के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इन सारे एग्जांपल्स में से ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं
वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया, डिकम्पोजिशन और मेटल का बात हो तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आपको दिख जाए, समझ जाइएगा कि यहां बात हो रहा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में हम जो वाटर लेते हैं उस वाटर को एक्सेस में लेते हैं, तो ये जो रिएक्शन होता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है केमिकल रिएक्शन। देखिए अब हमारे इस एमसीक्यू सीरीज का आखिरी 2 सवाल बचा है और ये आखिरी 2 सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा पेशेंस रख के इस सवाल को करिएगा और इस सवाल को एग्जाम में सीख कर ही जाइएगा। देखिए ये सवाल कह रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास दे रखा है, दिस प्रोसीड्स एट दिस। देखिए ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, मतलब ये एक स्लो रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन नहीं है। हमें कह रहा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। आपको यह बात पता होगा कि कोई भी स्लो रिएक्शन का जो रेट लॉ इक्वेशन होता है या फिर इसका जो रेट लॉ लिखते हैं वो डिपेंड करता है उसके स्लो स्टेप पर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ डिपेंड करता है उसके स्लो स्टेप पर। तो हम लिख सकते हैं यहां पर K बराबर हो जाएगा, यहां पर K बराबर हो जाएगा, सॉरी रेट बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा K इंटू कंसेंट्रेशन स्लो स्टेप का लिखेंगे, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ लेंगे O3, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए कि हमारे रिएक्शन में O3 भी नहीं है, हमारे रिएक्शन में सिर्फ O3 है और O2 है, O नहीं है। इस O को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस O को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट रिएक्शन का। फर्स्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दे रखा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को नीचे लिखते हैं। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3 हो जाएगा नीचे। यहां से O के कंसंट्रेशन को अगर हम उठाएं तो कंसंट्रेशन ऑफ O बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू के इक्विलिब्रियम अपॉन नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2। बस कुछ नहीं करना है, यहां से O के कंसंट्रेशन को यहां रेट लॉ इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो R बराबर हो जाएगा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O को अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में यहां पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3 इंटू के इक्विलिब्रियम अपॉन O2 का कंसेंट्रेशन, और यहां पर इस वाले इक्वेशन में O3 भी है ऊपर, तो इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3, ठीक है। तो आप देखिए कि K इंटू के इक्विलिब्रियम को एक नया कांस्टेंट K डैश लिख देता हूं, K डैश, और इंटू और क्या बच गया O3 इंटू O3, तो ये हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर, और कंसेंट्रेशन ऑफ O2 नीचे है, ऊपर जाके हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ O2 का पावर -1। ऑप्शन मैच कर लीजिए, कंसेंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर और O2 का पावर -1। ऐसा सवाल नोट्स में भी करवा रखा हूं, एक बार उधर से भी रिवाइज कर लें, ठीक है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर। यह भी बहुत बेहतरीन सवाल है और आपके एग्जाम में यह सवाल 2018 में पूछा भी गया है। चलिए, dx अपॉन dt बराबर दे रखा है k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर n, ठीक है। समझते हैं, रेट बिकम्स 100 टाइम्स जब pH चेंज हो रहा है 2 से 1। आपको मैं एक बात बता दूं, pH और कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस में आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि pH बराबर होता है माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो pH अगर 2 है, इफ pH इज 2 देन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा 10 का पावर -2, और अगर pH किसी रिएक्शन का 1 है तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर -1, ठीक है। आगे जो सवाल कह रहा है सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो फिर आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। सवाल कह रहा है रेट जो है वो 100 गुना हो गया जब pH 2 से 1 में बदला, ठीक है। जब pH 2 था तब रेट बराबर हो जाएगा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। जब pH 2 था तो H प्लस का कंसेंट्रेशन था 10 का पावर -2, पुट कर देंगे 10 का पावर -2। लेकिन सवाल कह रहा है कि रेट जो है वो 100 टाइम्स हो गया, यानी 100 R हो गया बराबर, रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा K, है ना, लेकिन कंसेंट्रेशन को
कंसंट्रेशन इस बार क्योंकि pH 2 से 1 में चेंज हुआ है तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 से 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो यहां पे कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 और हमसे इस रिएक्शन में ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो मान लेते हैं nth ऑर्डर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से बस डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। R से R कट जाएगा, K से K कट जाएगा, ये बचेगा 1/100 बराबर कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -2x अपॉन 10 की पावर -x। -x को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, या फिर आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको मैं लिख सकता हूं बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर जो होगा वो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x प्लस x, यानी ओवरऑल बचेगा ये 10 टू द पावर -x। इसको कंपेयर करेंगे 1/100 से, देखिएगा अगर 1/100 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -2 इक्वल टू 10 की पावर -x, तो इस दोनों को कंपेयर कर देंगे तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 2, जो कि मैंने ऑर्डर माना था, तो आंसर हो जाएगा B। ठीक है, चलिए, है ना, मैंने n माना था ना, इसको x कर दीजिए कि बाद में मैंने इसको x ले लिया, रिएक्शन का ऑर्डर x। ठीक है, तो ये था हमारा इस पीडीएफ का, इस एमसीक्यू सीरीज का आखिरी सवाल। तो आज ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है, अगला चैप्टर मैं आपके सामने जल्द लेकर के आऊंगा। काफी सारे बच्चों का ये क्वेरी है कि सर सब्जेक्टिव से रिलेटेड भी कोई कंटेंट आएगा क्या, तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर बचा हुआ है सरफेस केमिस्ट्री, उसके वीडियो के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के तमाम उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिख सकता है। उसके बावजूद भी अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।